नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है सक्षम शर्मा और आज मैं आपके लिए गवर्नर जनरल की सीरीज़ में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल को लेकर आया हूँ, क्योंकि एक गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत के पहले वाइसरॉय भी थे। और आज हम बात करेंगे लॉर्ड कैनिंग के बारे में। तो आज हम जानेंगे लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसरॉय कैसे बने और ये वाइसरॉय की पोस्ट की क्या इम्पोर्टेंस है और इनके कार्यकाल के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए, ये सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले जानते हैं कि लॉर्ड कैनिंग थे कौन। तो लॉर्ड कैनिंग थे इंडिया के गवर्नर जनरल 1856 से 62 के बीच में। अब इस समय के दौरान क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हुई? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस समय के बीच में हुई वो हुआ 1857 का विद्रोह, जिसे इंडिया की फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। अब इस 1857 के विद्रोह को दबाने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को कर दिया लिक्विडेट, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब खत्म कर दी गई और सारी पावर अब आ गई ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथों में। और उसी के साथ जो इंडिया को गवर्न करने का सिस्टम था, उसके लिए एक पोस्ट बनाई गई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, जो अपने 15 काउंसिल मेंबर्स के साथ मिलके इंडिया को गवर्न करेगा। और एक स्पेशल पोस्ट बनाई गई वाइसरॉय की, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रिपोर्ट करेगा। तो अब ये लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वाइसरॉय और गवर्नर जनरल में फ़र्क क्या था, क्योंकि यहाँ पर ताकि वाइसरॉय और गवर्नर जनरल के बीच में पावर के लिए लेके टसल ना हो, इसलिए वाइसरॉय की पोस्ट जो थी वो गवर्नर जनरल को ही दे दी गई। तो अब से जो इंडिया का गवर्नर जनरल था वो गवर्नर जनरल और वाइसरॉय दोनों ही नाम से जाना जाने लगा। तो ये जो चीज़ थी ना, ये बेसिकली ऐसे था कि जब भी इंडिया का गवर्नर जनरल प्रिंसली स्टेट्स को एडमिनिस्टर कर रहा होगा या प्रिंसली स्टेट में विजिट कर रहा होगा, तो उसे वाइसरॉय के नाम से जाने लगा। और जब वो ब्रिटिश टेरिटरीज़ के अंदर, जो कि ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर टेरिटरीज़ थी, उनको एडमिनिस्टर करेगा तो वो गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो बेसिकली एक ही पर्सन था, गवर्नर जनरल और वाइसरॉय। और पहले जो वाइसरॉय बने भारत के, वो थे लॉर्ड कैनिंग। तो अब हम देखते हैं कि लॉर्ड कैनिंग के समय काल में और क्या क्या चेंजेस हुए। तो एक तो इनके टाइम में आया था जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 में। अब ये क्या था जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट? यहाँ पर क्या था कि जो इंडिया के अंदर काफ़ी सारे बंगालीज भी आर्मी के अंदर थे, और बंगाली ज़्यादातर हिंदू लोग थे। और जो आर्मी के सपॉइज थे, उन्होंने क्या किया कि इंग्लिश की वॉर चल रही थी बर्मा के साथ, जो कि आज का मॉडर्न म्यांमार है। तो वहाँ पर उनको ट्रूप्स भेजने थे, और भेजने कैसे थे? समुद्री जहाज़ों से। तो क्या हुआ, बंगाल के जो भी लोग थे आर्मी में, वो अच्छी फैमिलीज थे ब्राह्मण फैमिलीज से थे। और हिंदू फैमिलीज के अंदर एक मान्यता थी उस समय कि अगर आप समुद्र को पार कर लो तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। तो काफ़ी सारे सपॉइज ने समुद्र पार करने से मना कर दिया। तो लॉर्ड कैनिंग बाद में ये एक्ट लेके आए, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। इसके अकॉर्डिंग ये बात कही गई कि जो भी बंदा आगे से आर्मी के अंदर एनरोल करेगा, उसे ब्रिटिशर्स जहाँ भी भेजेंगे उसे वहाँ जाना पड़ेगा। तो ये था जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। ये भी एक माइनर कारण था 1857 के रिवोल्ट के कई कारणों में से, ये भी एक कारण था। उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में आपने सुना होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी ने काफ़ी भारी मात्रा में इम्प्लीमेंट की थी। और अगर आपको लॉर्ड डलहौजी के बारे में जानना है तो उनके ऊपर भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे। तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी, इसके थ्रू अगर राजा का खुद का बेटा नहीं होता था, तो अगर वो एडॉप्टेड सन को गोद लेते थे, तो ऐसे केस में ब्रिटिशर्स उनका राज हड़प लेते थे। तो इसे राज्य हड़प नीति भी बोला जाता था। तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी, ये भी एक मेजर कारण था 1857 का रिवोल्ट का। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड कैनिंग के टाइम में हटा दी गई 1857 के रिवोल्ट के बाद। और 1857 की रिवोल्ट के बाद मैंने आपको बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, वो आया था अगस्त 1858 में। अब क्या था, लोगों के अंदर ना काफ़ी कन्फ्यूजन थी। ये जो पावर अब ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथों में चली गई है, तो ऐसे में जिन राजाओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मान लो पिछले कुछ सालों में सब्सिडरी अलायंस साइन किया था, उनका क्या होगा? क्या वो अब वैलिड रहेंगी वो ट्रीटीज जो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ की थी? और साथ ही जो सिपाही ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम कर रहे थे, क्या उनकी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी? तो इसके लिए जो उस समय इंग्लैंड की महारानी थी क्वीन विक्टोरिया, उन्होंने
एक प्रोक्लेमेशन भेजा उन्होंने। अपना जो ये प्रोक्लेमेशन है ये उन्होंने लॉर्ड कैनिंग को भेजा, और लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के अंदर एक दरबार लगाया, और वहाँ उन्होंने नवंबर 1 1858 को क्वीन का ये प्रोक्लेमेशन पढ़ा। क्योंकि अब जो पावर थी वो ब्रिटिश क्राउन के पास थी, और यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट उन्हें रूल कर रहा था इंडिया के अंदर ब्रिटिश टेरिटरीज को ब्रिटिश क्राउन के लिए। तो ब्रिटिश क्राउन यहाँ अल्टीमेट अथॉरिटी थी। तो ब्रिटिश क्राउन की इस अनाउंसमेंट के थ्रू क्वीन विक्टोरिया ने बताया कि जिन भी लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सब्सिडरी अलायंस साइन किया था वो अब वैलिड रहेगा। मतलब कि पिछले 1-2 सालों में जिन्होंने भी सब्सिडरी अलायंस साइन किया वो कंटिन्यू रहेगा जब वो ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेनिटी में आएंगे। और साथ ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर सिपाही थे वो अब ब्रिटिश क्राउन के लिए काम करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने प्रिंसेस के जो राइट थे कि वो अपने लिए अगर उनका बेटा नहीं भी होता तो वो अपना सक्सेसर चुन सकते हैं, उसको रिस्टोर कर दिया इस प्रोक्लेमेशन के थ्रू। उसके बाद एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में वो थी वाइट म्यूटिनी। ये वाइट म्यूटिनी इसी से ही रिलेटेड है, ये जो क्वीन प्रोक्लेमेशन हुई थी। क्योंकि यहाँ क्वीन ने बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अब क्वीन की आर्मी में आ जाएंगे। अब चीज़ ये थी कि 1857 से पहले भी इंडिया के अंदर दो आर्मीज थी। एक तो क्राउन की आर्मी थी जो इंग्लैंड के जो भी राजा या रानी होते थे, इस समय रानी थी, तो एक उनके अंदर एक आर्मी रहती थी इंडिया के अंदर, और दूसरी थी जो ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अंदर एक आर्मी रहती थी। तो दोनों में ना थोड़ा सा फ़र्क था। फ़र्क ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी थी ना उनको एक स्पेशल अलाउंस मिलता था, वो अलाउंस होता था भत्ता। ये इनको एक स्पेशल अलाउंस मिलता था कि अगर ये घर से दूर सर्विस कर रहे हैं, जैसे कि इंडिया में आके सर्विस कर रहे हैं, कोई फॉरेन कंट्री जैसे इंडिया है यहाँ पर सर्विस करने के लिए इनको एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे, एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता था, जो कि जो रानी की आर्मी थी उसमें नहीं था। तो जैसे ही सोल्जर्स को ये पता चला कि अब हम क्वीन की आर्मी में आ रहे हैं और हमारा ये जो भत्ता अबॉलिश कर दिया गया है, तो उन्होंने म्यूटिनी कर दी और उन्होंने कहा या तो हमें स्पेशल अलाउंस दो, ये जो भत्ता मिलता था हमें इसकी जगह रिन्यूमरेशन दो, कुछ अलग अलाउंस दो, या फिर हमें वापस जाने दो इंग्लैंड में, रिटायर होने दो। तो यहाँ पर इस वाइट म्यूटिनी के चलते क्वीन ने यहाँ परमिशन दे दी उन सोल्जर्स को कि वो वापस अपनी कंट्री में जा सकते हैं आर्मी को छोड़ के। तो इसके साथ ही वाइट म्यूटिनी सॉल्व हो गई थी। तो ये भी लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही हुई थी, 1859 में ही हुई थी ये म्यूटिनी। और जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई लॉर्ड कैनिंग के समय में वो हुई इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 में आया। इस इंडियन काउंसिल एक्ट में एक जो बहुत मेजर बदलाव किया गया वो था कि पहले जो गवर्नर जनरल के काउंसिल के मेंबर्स थे उनका कोई स्पेशल रोल नहीं होता था, यानी कि वो किसी लॉ वगैरह के लिए गवर्नर जनरल के साथ वोटिंग जरूर करते थे फैसले पे, पर उनके स्पेशल कोई पोर्टफोलियो नहीं थे। यहाँ पे पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। तो यहाँ से जो मेंबर्स थे उनकी अलग अलग रोल्स हो गए, जैसे कोई हेल्थ का देख रहा है, कोई होम मिनिस्ट्री देख रहा है, कोई मिलिट्री, कोई लॉ, ऐसे अलग अलग पोर्टफोलियो बना दिए गए यहाँ से। और बाद में एक छठा पोर्टफोलियो ऐड हो गया था पीडब्ल्यूडी का 1874 में, जो कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का। तो ये 1861 में ये पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। साथ ही यहाँ पे पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 से 12 एडिशनल मेंबर्स इंट्रोड्यूस किए गए। ये भी लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ इस 1861 के काउंसिल एक्ट के साथ। और इन एडिशनल मेंबर्स में से आधे मेंबर्स को नॉन ऑफिशियल होना था। तो इन जो आधे मेंबर्स थे यहाँ पर, वो पहली बार यहाँ पे इंडियंस भी अलाउड थे इन एडिशनल मेंबर्स में। तो ये इंडियन काउंसिल्स एक्ट ये लॉर्ड कैनिंग के समय में आया। उसके बाद हम आते हैं इंडियन पिनल कोड। ये एक्चुअल में लॉर्ड मैकेले फोर्थ लॉ मेंबर, आपने अगर पढ़ा होगा 1830s में 1833 के चार्टर एक्ट के साथ बात कही गई थी कि इंडियन पिनल कोड बनाया जाएगा। तो लॉर्ड मैकेले ने इसे 1860 में ड्राफ्ट किया था। और उसके बाद उससे पहले क्या होता था कि इंडिया में जो लॉज थी जिसके ऊपर मुजरिम वगैरह गवर्न होते थे वो इंग्लिश लॉ के बेसिस पे चल रही थी इंडिया के अंदर जो कोर्ट्स थे। पर ये जो इंडियन पिनल कोड था
ये इंडियंस की स्पेशल ज़रूरतों को देख के बनाया गया कि इंडिया के अंदर लॉज कैसे चलती हैं, हिंदुओं के अंदर किस तरह के रीति रिवाज हैं, मुस्लिमों के अंदर। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए ये इंडियन पिनल कोड 1862 में इंट्रोड्यूस किया गया। उसके साथ ही लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में आया इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861। इसके अकॉर्डिंग थ्योरेटिकली तो जो सर्विसेज थी सारे सब्जेक्ट्स के लिए, जो भी इंडियन नेटिव्स थे उन सब के लिए सारी सिविल सर्विसेज ओपन हो गई थी। पर अभी भी कुछ ऐसी हायर पोस्ट की कोविनेंटेड सिविल सर्विसेज थी, जैसे कि जजेस हो गए हाई कोर्ट के, जो इंडियंस के लिए अभी ओपन नहीं हुई थी। पर जो बाकी सिविल सर्विसेज जो अब हम यूपीएससी वगैरह की देखते हैं, वो सारी इंडियंस के लिए ओपन हो गई थी यहाँ पे 1861 में। और 1863 में इंडिया के पहले सिविल सर्वेंट बनते हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर। फिर ये वाइट म्यूटिनी मैं डिस्कस कर चुका हूँ अभी पीछे आपसे। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग के समय में ही इंडिगो रिवोल्ट हुआ। ये इंडिगो प्लांटर्स से यूरोपियंस खेती करवाते थे इंडिगो की। पर इस समय क्या था कि जर्मनी में आर्टिफिशियल डाई आ गई थी, तो ये इंडिगो वालों को पैसा मिल नहीं रहा था इंडिगो को उगाने का किसानों को, और इनसे ज़बरदस्ती खेती करा रहे थे जो यूरोपियंस थे। तो इसके अगेंस्ट किसानों ने रिवोल्ट कर दिया, क्योंकि यूरोपियंस इनसे इंडिगो की खेती करवाते थे और इंडिगो का जो प्राइस था वो अच्छा खासा था, मतलब काफ़ी पैसे मिलते थे इंडिगो के यूरोपियंस को। पर वो पैसे ये पीजेंट्स को नहीं देते थे बिल्कुल भी। तो किसानों को बहुत लॉस होता था इंडिगो को उगाने में। एक तो उनको पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, ऊपर से वो ना इंडिगो को खा सकते हैं, फूड क्रॉप नहीं है, ये कैश क्रॉप है। तो इसके अगेंस्ट उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था। उसके अलावा एक बंगाल का रेंट एक्ट इन लॉर्ड कैनिंग के समय में पास किया गया था। यहाँ पर क्या था, पहली बार जो रियॉट्स रैयत होते हैं ना, जिन्हें हम इंग्लिश में रियॉट्स लिखते हैं, ये रियॉट्स नहीं, इन्हें रैयत रैयत बोलते हैं। तो ये जो रैयत हैं इनके पहली बार राइट्स यहाँ पर बंगाल रेंट एक्ट में बताए गए कि जो ये किसान हैं इनके क्या क्या राइट्स हैं। तो ये पहली बार लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में बताया गया। तो ये सारे चेंजेस हुए थे लॉर्ड कैनिंग के समय में। और लॉर्ड कैनिंग को क्लेमेंसी क्लेमेंसी कैनिंग भी बोला जाता है, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1857 का रिवोल्ट हुआ था। और इन्होंने बाद में कहा जो भी इंडियन प्रिजनर्स थे जिन्होंने डायरेक्टली किसी ब्रिटिश ऑफिसर का खून खून नहीं किया, या मतलब किसी का मर्डर नहीं किया, तो और किसी तरह की उनके अगेंस्ट हिंसा में इन्वॉल्व नहीं थे, उन सब इंडियंस को इन्होंने छोड़ दिया था। तो इस कारण जो ब्रिटिशर्स थे वो लॉर्ड कैनिंग को क्लेमेंसी कैनिंग बोलते थे कि ये उनके साथ आराम से पेश आए। तो अ, ये थे लॉर्ड कैनिंग। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।